Hello friends, this is SV. Welcome to Adhik Manch. We are present here with another new session that is English Pedagogy, Important Questions पार्ट 3। तो फ्रेंड्स इस सेशन में जो हम डिस्कस करने वाले हैं यानी कि एक सीरीज कंटिन्यू है इंग्लिश पेडागोजी के हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम कर चुके हैं। आज जो हम करने वाले हैं यानी कि इंग्लिश पेडागोजी का फ्रेंड्स ये जो रहेगा इंग्लिश पेडागोजी का यानी कि पार्ट 3 रहेगा। पार्ट 3 में हम बेहतर से बेहतर यानी कि बेस्ट सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं यानी कि ये जो सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और उनका जो एक्सप्लेनेशन है बहुत बेहतर तरीके से हम करेंगे आज। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप कंप्लीट यानी कि पूरी देखें तभी आप समझ पाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस इंग्लिश पेडागोजी में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, और किस तरह से आप यानी कि क्वेश्चंस पर पकड़ कर पाएंगे और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग यानी कि एक समझ बेहतर तरीके से बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं यानी कि लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की सीरीज़ ये रहेगी, क्वेश्चन जो डिस्कशन रहेगा काफ़ी अच्छी तरह से रहेगा फ्रेंड्स। यहाँ पे मेरा मकसद सिर्फ ये इतना नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूँ और उनके आंसर। फ्रेंड्स यहाँ पे एक यानी कि सॉफ्ट डिस्कशन रहेगा जिसके थ्रू आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बन पाए और आप क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से समझ पाएँ कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस के थ्रू आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए और क्लियर करने की कोशिश में कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं कि ये रहा आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन, इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। स्पीच कम्युनिटी रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल हु। तो फ्रेंड्स स्पीच कम्युनिटी की जब भी हम बात करते हैं यानी कि किस तरह के ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि किस तरह के ग्रुप ऑफ पीपल को डिनोट करती है या फिर रेफर करती है जो स्पीच कम्युनिटी है। तो सबसे पहले हम स्पीच कम्युनिटी की बात करते हैं फ्रेंड्स। स्पीच कम्युनिटी जो है यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल हु स्पीक सेम लैंग्वेज, ठीक है, एंड शेयर द सेम वर्ड्स एंड ग्रामर रूल्स। तो फ्रेंड्स यानी कि स्पीच कम्युनिटी इस तरह की कम्युनिटी या इस तरह का पीपल्स ग्रुप होता है जिसमें जो ग्रुप होता है यानी कि सेम लैंग्वेज बोली जाती है। सेम लैंग्वेज मतलब एक ही तरह की लैंग्वेज डिस्कस करते हैं एंड जो वर्ड्स हैं उनको और ग्रामेटिकल रूल्स सभी एक ही तरह के होते हैं। कुल मिला के एक लैंग्वेज उसमें प्रचलित होती है। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात। और दे शेयर कॉमन व्यू, एक्टिविटी एंड बिलीफ। तो उनके जो व्यू रहेगा वो भी कॉमन रहता है, एक्टिविटी भी एक ही तरह की होती है और उनके बिलीफ जो होते हैं वो भी एक ही तरह के होते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात यानी कि स्पीच कम्युनिटी की। अब हम बात करते हैं कि किस तरह का जो ग्रुप है वो काम करता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए कहता है कि आर बाइलिंगुअल। फ्रेंड्स हमने बात की यहाँ पे कि एक तरह की लैंग्वेज, एक तरह की आइडिया, एक तरह की एक्टिविटी या एक तरह का बिलीफ पर बात करते हैं यानी कि स्पीच कम्युनिटी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे बाइलिंगुअल द्विभाषी की बात हो रही है कि द्विभाषी ग्रुप होता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल हट जाता है। यदि हम बात करें बी की शेयर कम्युनिटी मेंबरशिप एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कम्युनिटी होती है वो ठीक है लिंग्विस्टिक यानी कि डिफरेंट अलग अलग तरह की भाषा का यूज करती है। तो फ्रेंड ए बी ऑप्शन भी हट जाता है। यदि हम सी की बात करें शेयर होमोजेनिटी विद रेफरेंस टू देयर वैल्यू सिस्टम, ठीक है। तो होमोजेनिटी मतलब एक रूपता यानी एक रूपता की बात होती है, रेफरेंस टू देयर वैल्यू सिस्टम। तो एक ही तरह के वैल्यू सिस्टम जितने भी मूल्य होते हैं उनकी बात हो रही होती है। या फिर हम बात करें डी ऑप्शन आर मल्टीलिंगुअल, या फिर जो ग्रुप ऑफ पीपल होता है वो मल्टीलिंगुअल यानी कि बहुभाषी होता है यानी कि बहुत सारी भाषाओं का उसमें यूज होता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन नंबर ए भी हट जाता है, ठीक, बी भी हट जाता है। बी के बाद यदि हम बात करें डी की तो डी भी हट जाता है। तो फ्रेंड्स यानी कि स्पीच कम्युनिटी जो सेम लैंग्वेज, सेम आइडिया, सेम एक्टिविटी और सेम व्यू की बात करता है तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। शेयर होमोजेनिटी विद रेफरेंस टू देयर वैल्यू सिस्टम, अपने वैल्यू सिस्टम के आधार पर कुल मिला के एक रूपता निर्धारित करते हैं। वो एक ही तरह की लैंग्वेज, एक ही तरह के आइडिया, एक तरह के विचार, एक तरह की एक्टिविटी जो होती है कुल मिला के वो स्पीच कम्युनिटी में प्रदर्शित की जाती है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो हमने जो सेलेक्ट किया है यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी ऑप्शन रहेगा कि ग्रुप ऑफ पीपल्स हु शेयर होमोजेनिटी विद रेफरेंस टू देयर वैल्यू सिस्टम। तो फ्रेंड्स ये आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद आगे बढ़ जाते हैं। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सी रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आज के लिए। एक्टिवेटेड लर्नर्स स्कीम मीन्स,
लर्नर स्कीम क्या है फ्रेंड्स, उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। सबसे पहले हम एक्टिवेटेड लर्नर स्कीम्स के बारे में कुछ चीज़ें बता देंगे, ऑप्शन की तरफ बाद में चलेंगे। तो फ्रेंड्स एक्टिवेटिंग लर्नर्स स्कीम है, उसमें एक टॉपिक होता है, कुल मिला के एक रिलेशन, एक लिंक की बात होती है। लिंक जो होता है बिटवीन टू थिंग्स, यानी कि दो चीज़ों के बीच में रिलेशन होता है, यानी कि एक टॉपिक, जिस भी टॉपिक को एक टीचर विद्यालय स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स को पढ़ाने जा रहा है, एक तो वो टॉपिक और उस टॉपिक का जो रिलेशन एक लिंक होता है, यानी स्टूडेंट्स यानी कि लर्नर्स की प्रीवियस नॉलेज और उसके एक्सपीरियंसेस। तो कुल मिला के एक्टिवेटेड लर्नर स्कीम में एक टीचर चाहता है कि वो टॉपिक किसी भी प्रकरण को पढ़ाने से पहले बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को चेक कर ले और उसके थ्रू, यानी कि बच्चे के पूर्व ज्ञान के थ्रू उस टॉपिक पर आए और उस टॉपिक को पढ़ाने की क्लास के अंदर कोशिश करें। तो कुल मिला के अब हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं, यानी कि मेकिंग ए लिंक बिटवीन द टॉपिक एंड लर्नर्स बैकग्राउंड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, या फिर बी ऑप्शन की बात करें मेकिंग ए लिंक बिटवीन द टेक्स्ट बुक एंड इट्स स्ट्रक्चर पैटर्न एंड ग्रामेटिकल आइटम्स, या फिर डीलिंग विद लर्नर्स हैविंग लर्निंग डिफिकल्टीज, या फिर डी ऑप्शन की तरफ चलते हैं शोइंग ए पिक्चर एंड आस्किंग लर्नर्स टू राइट अ स्टोरी। तो फ्रेंड्स डी ऑप्शन की तरफ हम डिस्कस करेंगे कि शोइंग ए पिक्चर, एक टीचर चाहेगा, यानी कि एक टीचर क्लास के अंदर जाता है और वो कुछ पिक्चर दिखा के बच्चों से कहता है कि आप इस पर आधारित एक स्टोरी लिखो। तो फ्रेंड्स यानी कि एक्टिवेटेड लर्नर स्कीम में स्टोरी लिखने की और पिक्चर दिखाने की तो कहीं भी कोई बात नहीं होती, तो डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल हट जाता है ऑटोमेटिकली। यदि हम सी की बात करें डीलिंग विद लर्नर्स हैविंग लर्निंग डिफिकल्टीज, तो फ्रेंड्स एक टीचर स्टूडेंट के साथ इस तरह की डीलिंग करता है कि वो जितनी भी लर्निंग डिफिकल्टीज़ हैं उनका निराकरण करने की कोशिश करता है। तो फ्रेंड्स ये भी ऑप्शन नंबर सी भी हट जाता है। और यदि हम बात करें बी ऑप्शन की, बी ऑप्शन कहता है कि मेकिंग अ लिंक बिटवीन द टेक्स्ट बुक एंड इट्स स्ट्रक्चर पैटर्न एंड ग्रामेटिकल आइटम्स। तो फ्रेंड्स यानी कि ग्रामेटिकली जो आइटम है और स्ट्रक्चर पैटर्न है उसका जो संबंध है, यानी टेक्स्ट बुक से प्रतिस्थापित करने की कोशिश करता है एक टीचर। तो फ्रेंड्स ऐसा भी नहीं है, यानी कि एक्टिवेटेड लर्नर स्कीम में बी ऑप्शन भी यहाँ से हट जाता है। यदि हम बात करें ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेकिंग अ लिंक बिटवीन द टॉपिक, हमने जो बात की थी कि जो एक लिंक होता है, एक रिलेशन होता है, यानी कि टॉपिक, यानी जो भी टीचर पढ़ाने जा रहा है वो प्रकरण, उसका संबंध वो बच्चे की यानी कि प्रीवियस नॉलेज, यानी कि बैकग्राउंड नॉलेज और एक्सपीरियंसेस पर, मतलब दोनों के अंतर्गत एक संबंध, एक लिंक प्रतिस्थापित करने की कोशिश करता है। उसी के थ्रू अपने टॉपिक पे आगे एक टीचर बढ़ता है, क्योंकि प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के बाद एक टीचर को पता चल जाता है कि बच्चे किस तरह से इस टॉपिक पर अपनी पकड़ बनाएंगे, अच्छी तरह से उस टॉपिक को समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होता है, यानी कि एक्टिवेटिंग लर्नर स्कीम्स मीन्स मेकिंग अ लिंक बिटवीन द टॉपिक एंड लर्नर्स बैकग्राउंड नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फ्रेंड्स ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनका जो डिस्कशन है काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स ये सीरीज़ आपको अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और कमेंट के थ्रू अपना फीडबैक ज़रूर से दें। यदि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बनाने में ये क्वेश्चंस आपकी हेल्प करते हैं तो ज़रूर से कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। तो क्वेश्चन नंबर 3, एज पर नॉम चॉम्स्की थ्योरी द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD इज टू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है, यानी कि नॉम चॉम्स्की ने एक थ्योरी दी है लैंग्वेज से संबंधित। तो लैंग्वेज थ्योरी, या फिर ये बात करें नॉम चॉम्स्की ने लैंग्वेज डेवलपमेंट से संबंधित काम किया है। उन्होंने एक यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दी है, यानी कि बच्चे के अंदर एक इनेट एबिलिटी होती है इस तरह से, यानी इन्वायरमेंट में पहुंचने के बाद वो लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है, खुद से सीख लेता है। उसका जो कॉग्निशन, उसका जो माइंड होता है वो इस तरह से वर्क करता है कि वो कुल मिला के अपने बड़ों से, ठीक है, वहाँ के कल्चर, एनवायरनमेंट आदि सभी से वहाँ की लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है। ठीक है, उसे सीखने के लिए किसी विशेष तरह की प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद से एक्वायर कर लेता है। ठीक है, जो इनेट एबिलिटी होती है बच्चे के कॉग्निशन, बच्चे के माइंड, बच्चे के संज्ञान के अंतर्गत उन्होंने उसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी कि LAD कहा है। तो ये लैंग्वेज थ्योरी है नॉम चॉम्स्की की। तो फ्रेंड्स जब भी लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात आए या फिर LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात आए, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट पर सबसे पहले जो सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा काम किया है वो नॉम चॉम्स्की ने किया है। अब हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन ए कहता है जनरेट ग्रामर रूल, या फिर मेमोराइज ग्रामर रूल्स, या फिर सी की तरफ चलते हैं लर्न लैंग्वेजेस इन फॉर्मल स्कूल्स, या फिर इमिटेट द लैंग्वेज ऑफ एडल्ट्स। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन कहता है कि बच्चे खुद से
यानी कि जनरेट करते हैं ग्रामर रूल्स, ठीक है, ग्रामर रूल्स को खुद से जनरेट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन बिल्कुल हट जाता है। बी की तरफ चलते हैं, मेमोराइज ग्रामर रूल्स। ग्रामर रूल्स जो होते हैं उनको मेमोराइज कर लेते हैं बच्चे, इसलिए किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन, लर्न लैंग्वेजेस इन फॉर्मल स्कूल्स। बच्चे फॉर्मल स्कूल्स में जाने के बाद, कुल मिला के औपचारिक स्कूल्स में जाने के बाद जब वो स्कूल में जाने लगते हैं तब वो किसी लैंग्वेज को सीखते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज स्कूल जाने से पहले ही बच्चा लैंग्वेज सीख लेता है, और स्कूल में जाने की एक कंडीशन ये भी है कि बच्चे को लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि तभी तो वो कुछ चीज़ें सीख पाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डी ऑप्शन कहता है कि इमिटेट द लैंग्वेज ऑफ एडल्ट्स। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बच्चा होता है यानी कि इमिटेट द लैंग्वेज ऑफ एडल्ट्स, जो बच्चा होता है कुल मिला के अपने बड़े, अपने जो एल्डर्स होते हैं या उनके कल्चर, उनके इन्वायरमेंट के में जाने के बाद जो लैंग्वेज है उसको खुद से एक्वायर कर लेता है अकॉर्डिंग, कुल मिला के थ्रू देयर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। जो उसके कॉग्निशन की एक डिवाइस होती है यानी कि LAD, उसके थ्रू वो खुद से इमिटेट, अनुकरण के द्वारा कुल मिला के लैंग्वेज को सीख लेता है। तो फ्रेंड्स नॉम चॉम्स्की से संबंधित ये क्वेश्चन है। कुल मिला के लैंग्वेज को डिफरेंट तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछता है नॉम चॉम्स्की से। फिर चाहे पेडागोजी की बात करते हैं हम, चाहे वो CDP की बात हो, चाहे वो हिंदी पेडागोजी की बात हो, चाहे वो मैथ्स, चाहे वो इंग्लिश पेडागोजी की बात हो, नॉम चॉम्स्की से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन तो बिल्कुल पक्का है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। तो नॉम चॉम्स्की ऐसा मानते हैं कि जो बच्चे के अंदर, बच्चे के कॉग्निशन, बच्चे के माइंड में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जैसे LAD कहा है जो होती है, वो वर्क इस तरह से करती है कि बच्चा इमिटेट द लैंग्वेज ऑफ एडल्ट्स। बच्चा खुद अपने बड़ों के जो लैंग्वेज है, भाषा है, उसका अनुकरण करके खुद से एक्वायर कर लेते हैं। तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। यह था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रेडिक्शन इन टर्म्स ऑफ रीडिंग रेफर्स टू। फ्रेंड्स जब भी हम यानी कि रीडिंग टर्म्स की बात करते हैं तो प्रेडिक्शन किस तरह से काम करता है, एक प्रेडिक्शन क्या है जो रीडिंग में वर्क करता है, यानी कि यूजिंग नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर फॉर गैसिंग द कंटेंट एंड वोकैबुलरी, या फिर पैराफ्रेजिंग, या फिर प्रूविंग, या फिर डी ऑप्शन की तरफ यूजिंग प्रायर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट and ideas in the text as close to the meanings of unknown words। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यानी कि क्वेश्चन को सबसे पहले समझेंगे। रीडिंग प्रेफरेंस में यदि हम बात करते हैं प्रेडिक्शन की, तो प्रेडिक्शन की जब भी हम बात करते हैं, प्रेडिक्शन एक स्ट्रेटजी, एक प्रोसेसिंग स्किल की तरह काम करती है। इसमें जो रीडर, एक लर्नर होता है, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है, कुल मिला के कुछ क्लू कलेक्ट कर लेता है। एक टेक्स्ट जो एक टीचर उसको पढ़ाने जा रहा है, या फिर वो कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है किसी टॉपिक को, तो वो उसका ओवरऑल कुछ क्लू कलेक्ट कर लेता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है, क्योंकि जिस भी टॉपिक, जिस भी प्रकरण को वो पढ़ने जा रहा है उससे, और वो क्लू या इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करता है, तो वो किसी उस टॉपिक के, चाहे वो टाइटल हो, टाइटल के थ्रू उसको थोड़ी बहुत हिंट, थोड़ी बहुत क्लू मिल जाता है कि इस टॉपिक, इस जो प्रकरण है, इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद वो कुछ हेडलाइन पर पहली नज़र मार के वो पता कर सकता है, कुछ क्लू मिलते हैं कि इस चीज़ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बाद पिक्चर और डायग्राम के थ्रू भी बच्चा ये समझ पाता है कि इस टॉपिक, इस कंटेंट में क्या क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स यानी कि प्रेडिक्शन जो प्रोसेस स्किल है उसके लिए सबसे ज़रूरी है, यानी कि प्रीवियस नॉलेज और एक्सपीरियंस। बच्चे के जो प्रीवियस नॉलेज है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपने प्रीवियस नॉलेज यानी कि पूर्व ज्ञान और अनुभव के आधार पर ही किसी भी टॉपिक, किसी भी टेक्स्ट का क्लू या एक जानकारी प्राप्त कर सकता है कि उसमें क्या पढ़ाने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात। तो प्रेडिक्शन इन टर्म्स ऑफ रीडिंग की जब भी हम बात करते हैं तो यूजिंग नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर फॉर गैसिंग द कंटेंट एंड वोकैबुलरी। तो फ्रेंड प्रेडिक्शन यानी रीडिंग में प्रेडिक्शन की जब भी हम बात करते हैं तो एक बच्चा यानी कि नॉलेज को यूज करता है, सब्जेक्ट मैटर, और गैस करता है कि किस तरह के इस कंटेंट के थ्रू वो किस तरह से वोकैबुलरी, अपनी वोकैबुलरी में पकड़ बना पाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ से हट जाता है। बी की बात करें यानी कि पैराफ्रेजिंग करता है, तो बी ऑप्शन हट जाता है। इसके बाद सी की बात करें प्रूविंग, ये भी हट जाता है। तो फ्रेंड्स यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यूजिंग प्रायर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एंड द आइडिया इन द टेक्स्ट एज क्लूज टू द मीनिंग ऑफ अननोन वर्ड्स। तो फ्रेंड्स कुछ क्लूज के थ्रू, ठीक है, या हेडलाइंस हो, टाइटल हो, उसके थ्रू जो टेक्स्ट पढ़ने जा रहा है बच्चा, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है कि किस तरह से इस टॉपिक में कौन सा कंटेंट हम पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये रही यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 प्रेडिक्शन इन टर्म्स ऑफ रीडिंग रेफर्स टू।
तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। आगे बढ़ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि डिप्थोंग्स आर ऑल्सो नॉन। डिप्थोंग्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, यानी कि सेमी वॉवेल्स, प्योर वॉवेल्स या वॉवेल्स विद वीक साउंड्स या फिर ग्लाइड वॉवेल्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले डिप्थोंग्स की हम बात कर लेते हैं। डिप्थोंग्स की जब भी हम बात करेंगे फ्रेंड्स, ये रहा यानी कि एक चीज़ डिप्थोंग जो होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं तो डिप्थोंग्स जो है एक ग्रीक वर्ड है, यानी कि ग्रीक वर्ड से बना है। डिप्थोंग जो बना है ग्रीक वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है यानी हैविंग टू साउंड्स। कुल मिला के ये वोवेल के प्रेफरेंस में इसकी बात होती है। डिप्थोंग्स जो होते हैं कुल मिला के वोवेल, जब भी वोवेल किसी भी वोवेल्स में 2 साउंड्स की बात होती है उनको हम डिप्थोंग्स कहते हैं। फ्रेंड्स ये ग्रीक यानी सिंगल वोवेल्स की यदि हम बात करते हैं, जैसे ओ हो गया ओ, ठीक है, सिंगल वोवेल्स की हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स यानी कि ओ या आई, इस तरह से इनके अलग अलग साउंड होते हैं। यानी कि ऑयल की जब भी हम बात करें तो आई का जो साउंड होगा डिफरेंट होता है। यदि हम ऑयल की बात करें यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ वोवेल्स, या हम करें डिफरेंट जो वोवेल्स का कॉम्बिनेशन है उसमें एक ही वोवेल किस तरह से अलग अलग डिफरेंट 2 साउंड यानी कि 2 साउंड देता है, उनको हम यानी कि डिप्थोंग्स कहते हैं। यदि एक ही साउंड देता है तो उसको हम कहते हैं फ्रेंड्स यानी कि मोनोथोंग्स। मोनोथोंग्स जैसे ऑयल की बात करते हैं तो ये जो रहेगा यानी कि आई जो साउंड दे रही है यानी कि ये मोनोथोंग्स हो गए, और 2 साउंड देती है तो उसे हम डिप्थोंग्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स यानी कि डिप्थोंग्स के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। डिप्थोंग्स को हम यानी कि ग्लाइडिंग वॉवेल्स भी कहते हैं, यानी कि ग्लाइड, इसका संबंध ग्लाइड वॉवेल से भी है। डिप्थोंग्स को हम ग्लाइड वॉवेल्स कहते हैं। ग्लाइड वॉवेल्स मतलब जिस वॉवेल्स से 2 साउंड्स का पता चलता है, जो 2 साउंड्स देता है उसे हम ग्लाइड वॉवेल से डिप्थोंग्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक बात, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं डिप्थोंग्स के। तो डिप्थोंग्स के एग्जांपल्स के जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे होगा, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं आई, ठीक। आई की जो साउंड होती है फ्रेंड्स अलग अलग डिफरेंट होती है। आई जी एच, यहाँ पे आई की साउंड आई हो गई, और इसकी भी साउंड की यदि हम बात करें तो आई, इस तरह से साउंड होती है। यदि हम बात करें जैसे कि क्राई, CRY क्राई, क्राई में जो साउंड आ रही है यानी कि आई की साउंड जो आ रही है वो IGH आ रही है। यदि हम बात करें माई, माई में जो साउंड हो रही है आ रही है बिल्कुल आई की आ रही है। तो कुल मिला के हम बात करते हैं यानी कि यहाँ पे जो साउंड आ रही है यानी कि आई की, यदि हम बात करें क्राई हो गया, ठीक है, माई हो गया, ठीक है, उनमें जो साउंड आ रही है यानी कि आई की आ रही है यानी आई, ठीक। यदि हम नेक्स्ट और देखते हैं कुछ एग्जांपल, ठीक है, डिप्थोंग्स की यदि हम बात करें यानी कि लाइक की यदि हम बात करें LIKE लाइक, एंड ये हो गया लाइम LIME। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आई की साउंड हो रही है यानी कि ये हो रही है, इससे पहले हमने जो आई की साउंड की, आई की साउंड आई आ रही है, और इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो AI यानी कि AI साउंड आती है, यानी आई यानी कि लाइक और लाइम डिफरेंट, यानी कि एक ही वोवेल 2 डिफरेंट अलग अलग तरह से जो साउंड देता है उसे हम डिप्थोंग्स कहते हैं। कुल मिला के सिमिलर साउंड्स की बात हो रही है, और 2 साउंड्स यानी कि 2 साउंड्स कॉम्बिनेशन। तो एक ही वोवेल से जब भी 2 साउंड कॉम्बिनेशन की बात होती है तो उसे हम डिप्थोंग्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात। अब हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन कहते हैं कि सेमी वोवेल्स डिप्थोंग्स आर ऑल्सो नोन एज सेमी वोवेल्स, या प्योर वोवेल्स, या फिर वोवेल्स विद वीक साउंड्स, या फिर ग्लाइडिंग वोवेल्स। तो फ्रेंड्स यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि ग्लाइडिंग वोवेल्स या ग्लाइड वोवेल्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंट तरीके से, ऑप्शन में अलग तरीके से घुमा सकता है। यहाँ पे ग्लाइड वोवेल्स ना देकर पूछ सकता है कि टू साउंड्स वोवेल्स, या फिर नॉट सिमिलर साउंड वर्ड्स, अलग तरह से ऑप्शन हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको याद रखना है कि डिप्थोंग्स जो होते हैं, एक वोवेल जब 2 साउंड देने लगता है उसे हम डिप्थोंग्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम नेक्स्ट बढ़ जाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि यास्मीन एन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर, यास्मीन नाम की एक टीचर है जो इंग्लिश पढ़ाती है, गैव हर स्टूडेंट्स ग्रुप वर्क टू एक्सप्लोर एन एरिया एंड आस्क्ड देम टू फाइंड इंपॉर्टेंट नोटिस एंड नेम्स ऑफ विलेज एंड स्ट्रीट्स टू डॉक्यूमेंट देम टू राइट अ रिपोर्ट। दिस एक्टिविटी इज नोन एज। तो फ्रेंड्स यास्मीन नाम की एक लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश टीचर है, वो अपने स्टूडेंट्स को एक ग्रुप वर्क देती है और कहती है कि आपको एक्सप्लोर करना है, एक एरिया एक्सप्लोर करना है,
उसके साथ साथ उसका जो क्या क्या फाइंड करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ फाइंड करनी है, यानी कि नेम्स ऑफ प्लेस, उस प्लेस का नाम क्या है वो फाइंड करना है। उसके बाद स्ट्रीट्स, ठीक है, जो गलियां हैं उनको फाइंड करना, कितने तरह की गलियां हैं, कौन कौन सी गलियां, उनका नाम, और डॉक्यूमेंट देम टू राइट, और उसमें एक डॉक्यूमेंट बनाना है, यानी कि एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को दोबारा से देखते हैं। यास्मीन नाम की एक इंग्लिश टीचर हैं और वो अपने स्टूडेंट्स कहती है कि आपको एक ग्रुप वर्क करना है। ग्रुप वर्क में करना क्या है कि एक एरिया को एक्सप्लोर करना है, और उसमें एक्सप्लोर करने के बाद आपको डिफरेंट चीज़ फाइंड आउट करनी है, जैसे कि उस प्लेसेस का नाम हो गया, उसके बाद उसकी गलियों का नाम हो गया, और उस पर एक डॉक्यूमेंट तैयार करके लिख के हमको देना है। तो फ्रेंड्स ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि दिस एक्टिविटी इज नॉन एज, इस तरह की एक्टिविटी क्या कही जाती है, यानी कि असाइनमेंट। तो फ्रेंड्स असाइनमेंट की जब भी हम बात करते हैं तो असाइनमेंट होमवर्क होता है जो टीचर एक टॉपिक पढ़ाते हैं उसके अंतर्गत, ठीक है, या उस पर एक असाइनमेंट दे दिया जाता है, क्लास वर्क जिसे हम कहते हैं होमवर्क। तो फ्रेंड्स असाइनमेंट यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हट जाएगा। यदि हम बात करें यानी कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग या फिर पीयर वर्क या फिर प्रोजेक्ट वर्क, फ्रेंड्स प्रोजेक्ट वर्क के लिए भी एक टॉपिक दिया जाता है जिस पर एक प्रोजेक्ट तैयार करना होता है, तो डी ऑप्शन भी हट जाएगा। पीयर वर्क मतलब अपने पीयर्स, अपने ग्रुप में जो वर्क किया जाता है उसे पीयर वर्क कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर बी कह कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो फ्रेंड्स इस तरह की जो एक लर्निंग है वो एक्टिविटी बेस्ड रहेगी, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, क्योंकि बच्चे खुद से एक्सप्लोर करेंगे, खुद को एक्टिव करेंगे, खुद कुल मिला के वो एक्टिविटी करेंगे और उसके थ्रू एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, उस पर एक रिपोर्ट लिख के देंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो क्वेश्चन नंबर यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन है बी बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम बढ़ जाते हैं आगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि मेरुदर्शनिता नाम की एक वाइल टीचिंग अ लेसन एंड एटम्स, यानी कि एक टीचर है मेरुदर्शनिता नाम की, वाइल टीचिंग अ लेसन ऑन एटम्स फ्रॉम द साइंस टेक्स्ट बुक। तो एक टीचर है यानी कि मेरुदर्शनिता नाम की, वो टीचिंग कर रही है, यानी कि साइंस टेक्स्ट बुक पढ़ा रही है। वो साइंस को पढ़ाते समय एटम्स जो टॉपिक है, एटम्स एक लेसन है उसको पढ़ा रही है। गैव हर स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन द थीम। तो एटम्स पढ़ाते समय उस थीम पर अपने स्टूडेंट से कहती है कि आपको एक एक्टिविटी, आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ करनी है। द एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड वोकैबुलरी एंड डिबेट ऑन द यूजेस ऑफ एटॉमिक एनर्जी। और वो इस तरह से कहती है कि आप कि जो एक्टिविटी रहेंगे उसमें जो चीज़ें इंक्लूड रहेंगी, यानी कि वोकैबुलरी इंक्लूड रहेगी और एक डिबेट इंक्लूड रहेगी, यानी कि यूजेस ऑफ एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी। जो मैंने टॉपिक पढ़ा है यानी कि एटम्स, उसके जो एटॉमिक एनर्जी जो मुख्य थीम रहेगी, एटॉमिक एनर्जी पे आपको वोकैबुलरी तैयार करनी है और एक डिबेट तैयार करनी है, यानी कि ठीक है। व्हाट इज़ द स्ट्रेटजी नॉन एज। तो फ्रेंड्स इस तरह की जो स्ट्रेटजी है, इस तरह की जो रणनीति है उसको क्या कहेंगे। फ्रेंड्स क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं कि मेरुदर्शनिता नाम की एक लड़की है, ठीक, एक टीचर है, वो एटम्स यानी कि साइंस पढ़ाते समय एटम्स एक टॉपिक आता है, उस पर लेक्चर दे रही होती है। उसके बाद वो स्टूडेंट से कहती है कि आपको एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी में जो शामिल होता है यानी कि वोकैबुलरी और डिबेट शामिल होती है। डिबेट का जो थीम होता है यानी कि एटॉमिक एनर्जी होती है। तो इस तरह से की जो स्ट्रेटजी है, इस तरह की जो एक्टिविटी है या स्ट्रेटजी, उसको क्या नाम देंगे, मतलब किस तरह से जाना जाएगा। तो लैंग्वेज एक्रोस करिकुलम, या फिर लैंग्वेज इन अदर सब्जेक्ट्स, या फिर लैंग्वेज इन साइंस, या फिर लैंग्वेज थ्रू साइंस। तो फ्रेंड्स इसको क्या कहेंगे, यानी कि ये जो स्ट्रेटजी है ये क्या कही जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो कहता है यानी कि इस तरह की स्ट्रेटजी क्या कही जाएगी, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह की जो स्ट्रेटजी है वो कही जाएगी यानी कि LAC कही जाएगी, यानी कि लैंग्वेज एक्रॉस करिकुलम। तो लैंग्वेज एक्रॉस करिकुलम कहा जाएगा, इसको क्यों कहा जाएगा और क्या होता है लैंग्वेज एक्रॉस करिकुलम, यानी कि LAC लैंग्वेज एक्रॉस करिकुलम इज ए curricular program that provides students with the opportunity to use their skills in language and non language courses। तो फिर इस तरह की यानी कि लैंग्वेज एक्रॉस करिकुलम एक गतिविधि, एक इस तरह का प्रोग्राम है जिसमें बच्चे को यानी कि कुछ अवसर प्रदान किए जाते हैं कि वो अपने आइडिया, अपने स्किल्स का कुल मिला के भाषा के अंतर्गत या नॉन भाषा संबंधित जो विषय हैं उसमें अपने खुलकर स्वतंत्र रूप से वो अपने विचारों को
ठीक है, प्रदर्शित कर सकें। तो फ्रेंड्स ये रहे यानी कि लैंग्वेज एक्रोस डिवाइड। इसी तरह से टीचर ने कहा कि एटॉमिक एनर्जी पर आपको एक डिबेट तैयार करनी है, ठीक है, तो एक एक्टिविटी तैयार करनी है, तो उसे जो कहेंगे यानी उसे कहेंगे लैंग्वेज एक्रोस करिकुलम। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यदि हम बात करें लैंग्वेज इन अदर सब्जेक्ट, लैंग्वेज इन अदर सब्जेक्ट की यदि हम बात करते हैं यानी कि लैंग्वेज इन अदर सब्जेक्ट यानी कि इसकी हम बात करते हैं तो लैंग्वेज इन अदर सब्जेक्ट इसमें कहा, इसका मतलब है कि यानी कि लिंक्ड टू द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज को किस तरह से एक्वायर करते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के थ्रू। बी ऑप्शन ये कहता है। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल यहाँ से हट जाएगा यदि हम बात करें यानी कि सी ऑप्शन की, यानी लैंग्वेज इन साइंस, क्योंकि डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं उनको पढ़ने से भी कुछ क्वेश्चंस कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस करें लैंग्वेज इन साइंस। लैंग्वेज इन साइंस का मतलब है कि साइंस पढ़ते समय भी लैंग्वेज को किस तरह से बच्चे डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से भाषा विकास उनका हो सकता है। यदि हम बात करें डी ऑप्शन के लैंग्वेज थ्रू साइंस, लैंग्वेज थ्रू साइंस का मतलब होता है यानी कि साइंस के थ्रू किस तरह से बच्चे लैंग्वेज को सीखते हैं। यानी कि साइंस में जैसे बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं लैब में जाकर, तो उसमें उसके जो वार्तालाप या उसका कन्वर्सेशन किस तरह से रहेगा, वहाँ पे ये निर्धारित होगी कि बच्चे किस तरह के लैंग्वेज, बच्चों का किस तरह से लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा वो रहेगा यानी कि ए ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट, लैंग्वेज एक्रोस करिकुलम। तो फ्रेंड्स इस तरह की जो एक्टिविटी रहेगी जिसमें बच्चे को स्वतंत्र रूप से ये छोड़ दिया जाए कि आपको एक थीम देकर, एक टॉपिक देकर इस पर आपके एक डिबेट तैयार करनी है, आप स्वतंत्र रूप से कुछ भी लिख सकते हैं, तो उसे कहेंगे लैंग्वेज एक्रोस करिकुलम। क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 फ्रेंड्स, ये जो सीरीज है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। व्हाइल लिसनिंग टू अ स्पीच इन इंग्लिश, while listening to a speech in English, sometimes we listen to basic units of a sound, a syllable and a word, then a sentence and then a paragraph to decode the meaning of the complete speech. This mental process can be described as। फ्रेंड्स जब भी हम listening to a speech, जब भी हम एक इंग्लिश की स्पीच सुनते हैं, ठीक है, कंप्लीट स्पीच जब भी हम सुनते हैं, तो समटाइम्स वी लिसन टू द बेसिक यूनिट ऑफ साउंड। तो सबसे पहले हमारा जो माइंड प्रोसेस है किस तरह से काम करता है उस स्पीच को समझने के लिए सबसे पहले हम बेसिक यूनिट ऑफ साउंड, सबसे पहले हम जो साउंड की बेसिक यूनिट है उसको समझ पाते हैं। उसके बाद सिलेबल पर पकड़ करते हैं एंड देन वर्ड्स, उसके बाद हम एक वर्ड को सीखते हैं एंड देन ए सेंटेंस, उसके बाद सेंटेंस को सीखते हैं। या सेंटेंस हमारे कॉग्निशन, हमारे माइंड में काम करता है, हमारे संज्ञान में काम करता है एंड उसके बाद अ पैराग्राफ टू डिकोड द मीनिंग ऑफ द कंप्लीट स्पीच, उसके बाद एक पैराग्राफ। तो कुल मिला के हमारा जो माइंड, हमारा जो कॉग्निशन एक प्रोसेस काम करता है। एक स्पीच को यदि हमें समझना है तो सबसे पहले हम साउंड के बेसिक यूनिट को पकड़ करेंगे, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करेगा हमारा माइंड। उसके बाद सिलेबल, उसके बाद वर्ड, कंप्लीट एक वर्ड को समझने के लिए 3 स्टेप्स से गुजरना होगा। उसके बाद वर्ड्स कंप्लीट करने के बाद एक सेंटेंस के बाद पैराग्राफ। तो कुल मिला के एटलीस्ट हम एक कंप्लीट स्पीच को समझ पाएंगे। दिस मेंटल प्रोसेस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। तो इस तरह का जो मेंटल प्रोसेस है, जो हमारा माइंड का प्रोसेस है, इस तरह की प्रक्रिया वो क्या कही जाती है? बॉटम अप अप्रोच या फिर मिडिल पथ अप्रोच या फिर इंटरैक्टिव मॉडल या फिर टॉप डाउन अप्रोच। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो रहेगा बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, मिडिल पथ अप्रोच। फ्रेंड्स मिडिल पथ अप्रोच कुल मिला के हम एक सीक्वेंस में जो चलते हैं, यानी कि पहले छोटी से छोटी यूनिट, फिर उसके बाद आगे 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 कुल मिला के स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जब हम स्टेप फॉलो करते हैं तो फ्रेंड्स उसको कहते हैं यानी कि मिडिल पथ अप्रोच। जब हम एक पथ, निश्चित पथ पर चलते हैं, स्टेप फॉलो करने के बाद हम किसी लैंग्वेज, किसी एक पैराग्राफ या स्पीच को समझने की कोशिश करते हैं तो उसे मिडिल पथ अप्रोच कहते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यदि हम एक ही बात करें यानी कि बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच की यदि हम बात करते हैं तो बॉटम अप अप्रोच कुल मिला के सबसे पहले नीचे से ऊपर की तरफ दृष्टिकोण है, यानी कि नीचे से ऊपर वाला दृष्टिकोण है। सबसे पहले यदि हम किसी चीज़ को देखते हैं अपनी आँखों के थ्रू, उसके बाद उसकी जो इमेज बनती है हमारे ब्रेन में बनती है, यानी हमारे कॉग्निशन में बनती है। तो कुल मिला के सबसे पहले हमारे नीचे निम्न दृष्टि काम करती है, उसके बाद जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है ब्रेन, जिसे जो परसेप्शन है, हम एक अवधारणा प्रतिस्थापित करते हैं वो ब्रेन। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो नीचे से ऊपर की तरफ दृष्टिकोण है किसी चीज़ को समझने के लिए, वो होता है यानी बॉटम अप अप्रोच। यदि हम बात करें यानी कि इसी तरह से डी ऑप्शन की, यानी टॉप डाउन अप्रोच यानी कि
ऊपर से नीचे की तरफ दृष्टिकोण, किसी चीज़ को यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ समझ पाते हैं तो वो टॉप डाउन अप्रोच होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की यदि हम बात करते हैं, जब भी हम किसी चीज़ को समझने के लिए स्टेप, हमारा कॉग्निशन, हमारा माइंड जो प्रोसेस काम करता है स्टेप बाय स्टेप करता है, यानी छोटी से बड़े या चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, तो उसे हम कहते हैं मिडिल पाथ अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8। फ्रेंड्स क्वेश्चन, क्योंकि डिस्कशन काफ़ी लंबा हो रहा है, बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए सेशन यानी 15 क्वेश्चंस थोड़े लंबे हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको पेशेंस रखने के साथ साथ इस सीरीज़ को आप कंप्लीट देखें, तभी आपको बेहतर तरीके से समझ आ पाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इन फ्री राइटिंग अ लर्नर इज एंगेज्ड इन। फ्री राइटिंग की जब भी हम बात करते हैं तो किस तरह से एक लर्नर एंगेज्ड होता है? राइटिंग सेंटेंसेस विदाउट अप्लाइंग हर हिज माइंड, या फिर एक्सप्रेसिंग आइडियाज विदाउट गिविंग मच अटेंशन टू स्पेलिंग एंड ग्रामर, या फिर ऑप्शन नंबर सी लिसनिंग आउट द थिंग्स सी ही है जस्ट मेमोराइज, या फिर राइटिंग विद स्पेसिफिक रिलेशन टू स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जब बात करते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 फ्री राइटिंग की बात करते हैं। फ्री राइटिंग का मतलब बच्चे स्वतंत्र रूप से किस तरह से सीख पाते हैं, इस तरह की बात होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ विदाउट गिविंग मच अटेंशन एंड स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो फ्री राइटिंग का संबंध होता है कि ज़्यादा ध्यान ना देते हैं, कॉन्टीन्यूसली लगातार गिविंग मच अटेंशन, अत्यधिक अटेंशन देने के साथ साथ मतलब एक राइटिंग की जाए, एक ऐसे टाइप कुछ लिखा जाए, उसे हम फ्री राइटिंग कहते हैं। फ्री राइटिंग का मतलब है कि बच्चे को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए कि जो कुछ आपको लिखना है वो लिखें उसमें, ठीक है। एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ विदाउट, तो उसमें जो आइडिया एक्सप्रेस करता है बच्चा, उसमें ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं, तो इसे हम फ्री राइटिंग कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा वो रहेगा बी, यानी एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ विदाउट गिविंग मच अटेंशन टू स्पेलिंग एंड ग्रामर। वहाँ पे ग्रामर और स्पेलिंग ज़्यादा उन पर भी अटेंशन नहीं दिया जाता, सिर्फ लिखने की बात होती है, तो इस तरह की राइटिंग को हम फ्री राइटिंग कहते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट चलते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। This one is question number 1. Sushila discussed a short story in the classroom and asked her students to write an article for a newspaper on the scheme of the story. What is the writing known as? Friends, आप भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं तेज़ी से पढ़ रहा हूँ तो समझने की कोशिश करें, मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगा। सुशीला डिस्कस ए शॉर्ट स्टोरी इन द क्लासरूम। सुशीला नाम की एक टीचर है, अपने क्लासरूम में अपने बच्चों के साथ एक स्टोरी डिस्कस करती है एंड आस्क्ड हर स्टूडेंट्स, और अपने स्टूडेंट्स से पूछती है, अपने स्टूडेंट्स से कहती है कि टू राइट एन आर्टिकल फॉर अ न्यूज़पेपर। एक स्टोरी डिस्कस करने के बाद अपने स्टूडेंट से सुशीला नाम की टीचर ये कहती है कि आपको न्यूज़पेपर के लिए एक आर्टिकल लिखना है ऑन द थीम ऑफ द स्टोरी। तो इस स्टोरी का जो थीम है उस पर आपको न्यूज़पेपर के लिए एक आर्टिकल लिखना है। व्हाट इज़ द राइटिंग नॉन एज, तो इस तरह की जो राइटिंग है वो क्या कहेगी? यानी कि एक टीचर क्लास के अंतर्गत जाता है, क्लास में जाने के बाद एक स्टोरी डिस्कस करता है और उस स्टोरी के थीम पर अपने स्टूडेंट से कहता है कि आप न्यूज़पेपर के लिए एक राइटिंग लिखो। तो व्हाट इज़ द राइटिंग नॉन एज, तो इस तरह की जो राइटिंग है वो क्या कही जाती है? यानी कि लॉन्ग आंसर, शॉर्ट एसे, या राइटिंग फॉर अ न्यूज़पेपर, या फिर एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ए ऑप्शन की बात करते हैं, यानी कि लॉन्ग आंसर। तो इस तरह के लॉन्ग आंसर नहीं होते, क्योंकि न्यूज़पेपर के लिए एक आर्टिकल लॉन्ग आंसर कभी नहीं हो सकता। ए ऑप्शन बिल्कुल हट जाता है। बी की बात करें यानी कि शॉर्ट एसे, तो फ्रेंड शॉर्ट एसे भी नहीं है, क्योंकि एक स्टोरी है उस पर एक आर्टिकल लिखना है, तो वो उसे एसे भी नहीं कह सकते। फ्रेंड्स एसे जो होता है एक ही थॉट के आसपास घूमता है। यदि हम बात करें राइटिंग फॉर अ न्यूज़पेपर, तो फ्रेंड्स राइटिंग फॉर ए न्यूज़पेपर इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। राइटिंग फॉर ए न्यूज़पेपर तो सारी चीज़ हो गई। यदि हम डी ऑप्शन की बात करें यानी कि एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग, तो फ्रेंड्स डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो इस तरह की जो राइटिंग है यानी कि एक स्टोरी के थीम पर आधारित, यानी कि न्यूज़पेपर के लिए एक आर्टिकल लिखना, उसे हम कहते हैं यानी कि एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग। एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग एक थीम निर्धारित की जाती है, उस थीम के अंतर्गत यानी कि स्वतंत्र रूप से एक फ्री माइंड होकर एक बच्चा उस थीम पर आधारित एक आर्टिकल यानी कि जिस तरह से चाहे वो उस तरह से लिख सकता है, जिसे हम फ्री राइटिंग, यानी कि बच्चा स्वतंत्र रहेगा, तो इसे जो हम कहेंगे यानी कि एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग। तो फ्रेंड्स ये रहा यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, ठीक है।
तो इस तरह की जो राइटिंग होती है स्वतंत्र रूप से लिखने की होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 10। दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन टैग इज ऑल्सो नोन एज, फ्रेंड्स एक सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग किसे कहते हैं, यानी कि क्वेश्चन टैग का दूसरा नाम क्या है? टेल क्वेश्चन या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन या फिर क्रिटिकल क्वेश्चन या फिर हेड क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स टैग क्वेश्चन टैग को जो हम कहते हैं यानी कि टेल क्वेश्चन कहते हैं। टेल क्वेश्चन मतलब सबसे पहले तो क्वेश्चन टैग क्या होता है? क्वेश्चन टैग जो होता है कुल मिला के, एक तो एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ, वैसे तो आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन टैग जो होता है, जैसे हमने पूछा कि यू आर जॉन, आरंट यू, क्या आप जॉन हो? ठीक है, सच में आप जॉन हो? तो इस तरह के जो होते हैं कुल मिला के उन्हें हम क्वेश्चन टैग या टेल क्वेश्चंस कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं कि आई एम फाइन, आरंट आई, ठीक है, मैं अच्छा हूँ, मैं सच में अच्छा हूँ, तो कुल मिला के क्या मैं अच्छा हूँ? इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो उन्हें हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। ठीक है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन टैग का दूसरा नाम टेल क्वेश्चन है, ये पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट, आगे ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। आज के लिए क्वेश्चन नंबर 11 इस सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 11। इस सीरीज़ में हम 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं फ्रेंड्स। यानी कि माइंड मैपिंग हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू, माइंड मैपिंग किस तरह से स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं। सबसे पहले हम माइंड मैपिंग समझेंगे, माइंड मैपिंग आखिर होता क्या है। तो फ्रेंड्स माइंड मैपिंग की जब भी हम बात करते हैं तो यानी कि ग्राफिकल ऑर्गेनाइजर दैट यूजेज ए, यानी कि डायग्राम टू विजुलाइज ऑर्गेनाइज्ड आइडिया एंड कॉन्सेप्ट। तो कुल मिला के एक ग्राफिक ऑर्गेनाइजर है जिसमें हम एक डायग्राम के थ्रू, ठीक है, विजुलाइज करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं अपने आइडिया और अपने कॉन्सेप्ट को। तो कुल मिला के माइंड मैप्स आर यूज्ड टू हेल्प स्ट्रक्चर, ठीक है, इंफॉर्मेशन टू गेन बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो माइंड मैपिंग एक इस तरह हेल्प करता है कि एक किस तरह से स्ट्रक्चर के थ्रू, ठीक है, इंफॉर्मेशन के थ्रू किस तरह से हम अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ को बेहतर तरीके से बना पाते हैं या किस तरह से समझ पाते हैं। तो माइंड मैपिंग इस तरह से हमारी हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आगे हम ऑप्शन की तरफ देखते हैं, यानी कि माइंड मैपिंग हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू, माइंड मैपिंग किस तरह से स्टूडेंट्स की हेल्प करता है। यूज लिटरेरी डिवाइसेस मोर इफेक्टिवली इन देयर राइटिंग, या फिर ब्रेन स्ट्रॉम एक्सप्लोर एन आइडिया एंड एक्सपेंड इट, या फिर लर्न पॉसिबली ईच ऑफ द लिंग्विस्टिक आइटम्स, या फिर मेमोराइज द ग्रामर रूल्स। तो फ्रेंड्स जब भी माइंड मैपिंग की बात करते हैं तो माइंड मैपिंग में बच्चे को खुद को, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, खुद से करने के लिए छोड़ दिया जाता है कि बच्चा खुद से एक्सप्लोर करें। ठीक है, खुद से किस तरह से वो हेल्प करता है, खुद से अपने आप से किस तरह से चीज़ों को समझता है, ठीक है, वो माइंड मैपिंग होती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा कि ब्रेन स्ट्रॉम एक्सप्लोर एनी आइडिया एंड एक्सपेंड इट। तो कुल मिला के इस तरह से हमारा जो माइंड को तैयार कर दिया जाता है कि बच्चे खुद के आइडिया, खुद की समझ विकसित करें और खुद से एक्सप्लोर खुद से करके सीखें। तो फ्रेंड्स माइंड मैपिंग से बच्चे इस तरह से माइंड मैपिंग बच्चों के इस तरह से समझने में हेल्प करता है, यानी कि ब्रेन स्ट्रॉम बच्चों को तर्क शक्ति प्रदान करता है और एक्सप्लोर खुद से करने के लिए अपने आइडिया को किस तरह से एक समझ बनाए और किस तरह से उनका विस्तार करे। तो माइंड मैपिंग इस तरह से बच्चों की हेल्प करता है। यह था क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 इस सीरीज़ का। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 की यदि हम बात करते हैं तो यानी कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स कैन बी प्रैक्टिस्ड इन अ कंट्रोल्ड मैनर वाई। तो फ्रेंड्स यदि हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो किस तरह से उसकी प्रैक्टिस हो सकती है, यानी कि एक कंट्रोल मैनर में ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की किस तरह से प्रैक्टिस हो सकती है, किस तरह से हम उसे बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं फ्यूचर में यदि हम टीचर बन के जाते हैं तो फ्रेंड ए ऑप्शन रहेगा, यानी कि करेक्टिंग रॉन्ग सेंटेंसेस रिटन बाय द लर्नर्स, या फिर डूइंग कंपोजिशन एक्सरसाइजेज, या फिर एक्सप्लेनिंग द यूज ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स, या फिर गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइजेस। तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन रहेगा, यानी कि करेक्टिंग रॉन्ग सेंटेंसेस। तो इस तरह से यानी कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को बेहतर तरीके से नहीं समझा सकते, ए ऑप्शन हट जाता है। यदि हम बी की बात करें, डूइंग कंपोजिशंस एक्सरसाइज, कंपोजिशंस करा के बच्चों को सिखा सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं सिखा सकते। सबसे पहले तो ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर को समझने होगा बच्चों को, उस तरह से उसके बाद कंपोजिशन तो बहुत बात की चीज़ है, बच्चे कंपोजिशन कर पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट जाके आप कंपोजिशन कराने लग जाएं तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। या फिर सी ऑप्शन की बात करें, यानी कि एक्सप्लेन द यूज ऑफ पार्टिकुलर स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स कोई भी पार्टिकुलर स्ट्रक्चर है, यानी कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, रूल्स है, उनको
पार्टिकुलर यानी कि विशेष एक एक करके प्रत्येक करके उनको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। इस तरह से हम बच्चों को कुल मिला के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, ग्रामर की जो स्ट्रक्चर हैं, जो पैटर्न है, उनको बेहतर तरीके से समझा पाएंगे और बच्चे को ग्रामर समझा पाएंगे। इस तरह से बच्चा किसी भी लैंग्वेज को बेहतर तरीके से समझ पाएगा, या ये कहें कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएगा। डी की बात करें तो गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइज। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बाद की चीज़ें, लेकिन सबसे पहले पार्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि क्लास के अंतर्गत प्रत्येक बच्चा बेहतर तरीके से समझ पाए। यह था क्वेश्चन नंबर 12। आगे बढ़ जाते हैं वो क्वेश्चन नंबर 13। इस सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि इंटरेक्टिव लिसनिंग मीन्स लिसनिंग। तो इंटरेक्टिव लिसनिंग क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे, यानी कि केयरफुली फॉर वर्ड स्ट्रेच एंड इंटोनेशन, या फिर टू जज द स्पीकर्स मूड एंड टोन, या फिर केयरफुली टू व्हाट इज सेड एंड रिस्पॉन्डिंग, या फिर क्यूरियसली टू व्हाट इज सेड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल हट जाता है कि केयरफुली फॉर वर्ड्स स्ट्रेच एंड इंटोनेशन, टू जज द स्पीकर्स मूड एंड टोन। तो इंटरेक्टिव जो लिसनिंग होती है उसके थ्रू, यानी कि इंटरेक्टिव जो लिसनिंग होती है वो कहती है कि टू अंडरस्टैंड स्पीकर्स मूड एंड टोन। कुल मिला के जो स्पीकर है उसके मूड के और उसके टोन, कुल मिला के उसके बिहेवियर को बेहतर तरीके से समझना, कुल मिला के एक्टिव रहना। यानी कि इसमें जो लिसनर होता है वो बिल्कुल एक्टिव रहता है और जो भी लर्नर होता है एक्टिव रहता है। तो कुल मिला के बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, टू जज द स्पीकर्स मूड एंड टोन। जो स्पीकर है, ठीक है, उसका मूड और टोन बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ पाए, अच्छी तरह से समझ पाए। यानी कि एक लिसनर जो सीखने वाला है यानी अधिगम करता है, एक लिसनर है बेहतर तरीके से, ठीक है, एक्टिवनेस के साथ, यानी कि किसी भी स्पीकर के मूड और टोन को जज कर पाए। तो फ्रेंड्स इसको हम इंटरेक्टिव लिसनिंग कहते हैं, ठीक है। ये रहा इंटरेक्टिव लिसनिंग, यानी कि टू अंडरस्टैंड अ स्पीकर मूड एंड टोन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। एक क्वेश्चन कहाँ छूटा भाई? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, यानी 15 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन कहाँ गया? यार आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन छोटा है तो उसे देख लेते हैं कहाँ गया। कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन ऑफ लर्नर एज, यानी कि CCE जो पैटर्न है उससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा है, यानी कि कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन ऑफ लर्नर एज। जो कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन है, यानी कि सतत मूल्यांकन की यहाँ पे बात हो रही है, तो उसके लिए क्या बेहतर रहेगा, यानी कि पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है, या फिर बात करें यानी कि पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ टीचिंग, या फिर कॉन्टीन्यूस टेस्ट एंड असाइनमेंट्स, या फिर कंडक्टिंग कॉन्टीन्यूस टेस्ट। तो फ्रेंड्स जब भी कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन की यदि हम बात करते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात करते हैं, तो ये जो संबंधित है यानी कि लर्निंग से संबंधित है, यानी कि बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं उसका आकलन करना होता है, ठीक है। तो लर्निंग बच्चे की बेहतरी के लिए जो एवोल्यूशन होता है बच्चे के मूल्यांकन का होता है, यानी सतत, यानी कि लगातार कॉन्टीन्यूसली, यानी कि समय समय पर एक मूल्यांकन होता रहता है बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं। तो यदि हम ऑप्शन डी की बात करें, यानी कि कंडक्टिंग कॉन्टीन्यूस टेस्ट, यानी कि लगातार टेस्ट कराते रहना, यानी कि इस तरह के प्रोसेस को यानी कि कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन कहेंगे, तो डी ऑप्शन यहाँ से हट जाता है। या फिर कॉन्टीन्यूस टेस्ट एंड असाइनमेंट, लगातार टेस्ट कराते रहें और असाइनमेंट कराते रहें, ये भी हट जाएगा। यदि हम बात करें पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ टीचिंग, यानी टीचिंग का समय समय पर आकलन करते रहें, तो ये भी हट जाएगा। यदि हम बात करें पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी कि बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं, अपने उद्देश्य तक कितना पहुंच पा रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह का जो आकलन होता है उसे हम कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन कहते हैं, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसके थ्रू हम यह निश्चित कर पाते हैं कि बच्चा अब तक कितना सीखा है और कितनी बेहतरी वो कर सकता है, आगे हम उस समय समय पर उसका आकलन कर सकते हैं या करते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यानी कि इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होता है। और हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, यानी कि पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ लर्निंग के हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, यानी कि ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्रुप वर्क,
ठीक है। क्लास में जाने के बाद हम ग्रुप वर्क करा के बच्चों का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, या फिर क्लास में डिस्कशन कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम कुल मिला के एसेस कर सकते हैं, यानी कि बच्चों के लर्निंग का एसेस कर सकते हैं, जो रहेगा यानी कि CCE यानी कि कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन के अंतर्गत आता है। यदि हम बात करें ओरल रेस्पॉन्सेस, बच्चों से ओरल रेस्पॉन्सेस के थ्रू भी हम उनका आकलन कर सकते हैं। यदि हम बात करें क्लास वर्क, बच्चों में क्लास वर्क देकर भी हम उनका आकलन कर सकते हैं, जिसे हम पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं। क्लास वर्क के साथ साथ हम होमवर्क दे के भी बच्चों का आकलन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यानी कि इस तरह के जितने भी असेसमेंट हो गए, ये पीरियोडिक असेसमेंट होते हैं, जिससे हम लर्निंग का पता करते हैं बच्चे अपने उद्देश्य प्राप्ति तक कहाँ तक सफल हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा यानी कि लास्ट क्वेश्चन, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन ऑफ लर्नर इज, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो फ्रेंड्स ये रहा आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि इस सीरीज़ में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। अब हम देख लेते हैं यानी कि कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं। यानी कि 15 क्वेश्चंस थे, एक क्वेश्चंस कहाँ होगा, यानी कि 10, 9, 7, 6। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 6 2 बार होगा, यानी कि ये रहा एक क्वेश्चन 6, इसे भी हमने 6 कर दिया, सही 6। तो कुल मिला के इस सीरीज में हमने 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए फ्रेंड्स। ये थे यानी कि इंग्लिश पेडागोजी से संबंधित। ठीक है, इंग्लिश पेडागोजी से संबंधित 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें हमने पार्ट 3 कंप्लीट किया। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस सेशन में हमने क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से डिस्कस किया। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। तो फ्रेंड्स यदि थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग बेहतर बनती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस सेशन को शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल अधिगम को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और कमेंट के थ्रू अपना फीडबैक दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। दैट वाज एसपी सिंह साइनिंग ऑफ।